हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि कल हमने हिंदी कंपलसरी का सिलेबस जाना था, जो हमारी हिंदी विषय है हिंदी अनिवार्य, उसका कल हमने क्या पढ़ा, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, यानी उसका पाठ्यक्रम क्या था। सिलेबस के बारे में हमने अध्ययन किया, सिलेबस को हमने समझा कि क्या क्या आने वाला है। तो 50 नंबर की तो हमारी दो किताबें थी, एक तो थी हमारी पद्य प्रवाह और दूसरी थी गद्य प्रवाह। ये दो किताबें थी 25-25 की। कितने नंबर की थी? 50 की। और 25 नंबर की थी हमारी ग्रामर यानी कि व्याकरण, और 25 नंबर का था हमारा लेखन कार्य था, जिसमें हमने निबंध वगैरह, संक्षेपण, पल्लवन वगैरह, पत्र वत्र जो भी है वो पढ़ना था। तो आज हम ग्रामर से शुरू कर रहे हैं, यानी जो व्याकरण है 25 नंबर की, उस 25 नंबर की व्याकरण को पहले क्लियर करेंगे, पहले इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। इसके बाद में आगे वाला चैप्टर हम लेंगे। तो हमने सबसे पहले ग्रामर में एक टॉपिक लिया था, एक टॉपिक था शब्द रचना, यानी शब्द रचना यानी शब्द की रचना किस किस से होती है, शब्द किस किस से बनाए जाते हैं, कैसे कैसे शब्द बनते हैं, किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। यानी जैसे कि भाषा की मूल इकाई होती है क्या? भाषा की मूल इकाई क्या होती है? यानी आज जो हम भाषा पढ़ते हैं इसकी मूल इकाई होती है वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण यानी जो वर्णमाला, जिसको आज तक हमने पढ़ा समझा, और इन वर्णों से ही मिलकर के वर्ण प्लस वर्ण यानी कुछ वर्ण मिलकर ही किसकी रचना कर देते हैं? शब्द की। किसकी रचना कर देते हैं? शब्द की। और शब्द में ही जब विशेष प्रकार से शब्द ही जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, विशेष प्रकार से विभक्ति वगैरह लेकर के साथ आते हैं, तो यही शब्द पद बन जाते हैं। और कुछ शब्दों से मिलकर ही किसकी निर्माण हो जाता है? वाक्य का। तो हम पढ़ रहे हैं शब्द रचना, यानी कि हमारी जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसमें एक चैप्टर दे रखा है शब्द रचना, यानी शब्दों की रचना कैसे होती है, किस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण होता है, किस प्रकार से नए नए शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए, और वो क्या कारण था, किस प्रकार से वो हमारी हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित हो गए। तो शब्द रचना में पहला पढ़ेंगे उपसर्ग, उसके बाद पढ़ेंगे प्रत्यय, इसके बाद संधि और समास। ये चार चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। यानी इनसे मिलकर के किस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण होता है, किस प्रकार से हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो हम पढ़ेंगे चार टॉपिक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला ही हमारा टॉपिक है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। तो देखो उपसर्ग कहते किसे हैं, किस प्रकार से उपसर्ग शब्द की निष्पत्ति हुई है, किस प्रकार से उपसर्ग शब्द बन करके आया है। तो देखो उपसर्ग शब्द दो शब्दों उप और सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। यानी तुम्हें दिख ही रहा है उपसर्ग जो है, ये जो दो शब्द हैं इसमें, एक तो है उप और दूसरा है सर्ग। दो शब्दों से जुड़ करके किसकी रचना हुई है? उपसर्ग की। तो उप प्लस सर्ग के योग से यानी कि जोड़ से उपसर्ग शब्द निर्मित हुआ है। क्या है? उप का अर्थ क्या है? समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप में
या पास में या नज़दीक या अपने करीब। और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या बैठा देना। यानी जो दो शब्द हैं, एक शब्द यहाँ है, एक शब्द इधर है और दूर दूर हैं, और उन दोनों को एक साथ मिला देना, उन दोनों को एक साथ रचना कर देना, उनका मिलान करने नहीं क्या करता है उपसर्ग कहलाता है। परिभाषा क्या है? बे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। क्या है? देखो, द्वे शब्दांश, उपसर्ग क्या है? शब्दांश। और जुड़ते किससे पहले हैं? देखो, वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, तो शब्द ये रहा, और शब्द के पूर्व में क्या जुड़ रहा है? शब्दांश। और शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ को बदल देते हैं। तो देखो, जुड़ते किससे पहले हैं? शब्द से पूर्व, और होते क्या हैं? शब्दांश। तो शब्द क्या होता है? शब्द वो होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। देखो लिखे यहाँ पे, जिसका निश्चित एवं स्वतंत्र अर्थ ग्रहण होता है या अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी शब्द होगा, उसका एक निश्चित अर्थ होगा, बिना अर्थ के, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, वो शब्द कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। तो शब्दांश यानी शब्द जिसका एक निश्चित क्या होगा? अर्थ। और शब्दांश यानी इसका एक निश्चित अर्थ नहीं होगा। अर्थ किसका होगा? शब्द का। ये शब्दांश शब्द का केवल एक अंश है, टुकड़ा है, एक भाग है। शब्द का ही टुकड़ा, शब्द का ही भाग क्या कहलाता है? शब्दांश। तो उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। ये जब शब्द के साथ में जोड़ते हैं तो इनका एक निश्चित अर्थ क्या होता है? प्रकट होता है, एक निश्चित अर्थ निकलता है। तो देखो, शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दिशा को प्रभावित कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न करते हैं, यानी नया शब्द निर्माण कर देते हैं। नवीन विशेषता यानी जैसा शब्द था उस शब्द की विशेषता बदल देते हैं। शब्द का अर्थ भले ही कुछ भी हो, लेकिन उपसर्ग लगते ही उस शब्द का अर्थ अलग हो जाता है, कुछ अन्य अर्थ निकलता है, कुछ विशेष अर्थ निकलता है। कैसे? देखो, नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ भी बदल देते हैं। कैसे? देखो, जैसे मूल शब्द है हार, एक शब्द है मूल शब्द, इसका क्या है? हार शब्द है। शब्द कौन सा है? हार। अब देखो, हार शब्द में उपसर्ग लगाने पर, हार में क्या लगाया है? उपसर्ग। क्या लगाया? उप प्लस हार, शब्द जोड़ा उप, और हार शब्द युक्त की हुई है और शब्द बन गया उपहार। देखो, हार काट देता हूं विशेष प्रकार से। हार माने किसी से हार मान लेना, और ये गले में पहने जाने वाला आभूषण भी हार कहलाता है। इस शब्द का तो एक अलग ही अर्थ निकल रहा है, इसका तो कोई अपना अलग अर्थ है, लेकिन जैसे उप क्या जुड़ा? उपसर्ग। उप जैसे उपसर्ग जुड़ा तो शब्द बना उपहार, और उपहार का अर्थ होता है भेंट या नजराना। क्या होता है? भेंट या नजराना। यानी जैसे ही शब्द के पूर्व में उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द में एक नवीन विशेषता उत्पन्न करते हैं, एक नवीन शक्ति यानी नई ताजगी आ जाती है उसमें, और एक नया अर्थ निकलता है। जो पहले वाला अर्थ होता है उस पहले वाले अर्थ से हट करके एक नए अर्थ की सृष्टि होती है। दूसरा शब्द आने बी प्लस हार, शब्द वही है हारी। शब्द तो हार की हारी है, ये भी ऊपर भी हार और नीचे भी हार, लेकिन उपसर्ग क्या जोड़ दिया? भी, और शब्द बन गया विहार। और विहार का अर्थ होता है घूमना या रमण करना, टहलना। विहार शब्द वही है,
इसके बाद में शब्द कौन सा ले लिया, हार, और देखो उपसर्ग जोड़ दिया सम, और बन गया संहार। और संहार का होता है नाश करना या मारना। ये बन गया क्या, संहार। हार शब्द में ही आहार शब्द वही है हार, और उसमें उपसर्ग जोड़ दिया आ, और ये बन गया आहार। और आहार का अर्थ होता है खाना, यानी आहार का अर्थ खाना पीना। और इसी प्रकार से प्रहार वही शब्द है, हार ही शब्द है, उपसर्ग जोड़ दिया प्रहार, और ये बन गया प्रहार शब्द। प्रहार मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना। तो शब्द तो एक ही है, लेकिन जैसे जैसे उपसर्ग जोड़ते चले गए नए नए शब्दों की रचना होती गई, नए नए उसके अर्थ निकलते चले गए। तो यही है, जैसे मूल शब्द हार में उपसर्ग लगाने से उप प्लस हार, यानी हार शब्द है, ये भी हार है, ये भी हार शब्द है, ये भी हार शब्द और ये भी हार शब्द है, लेकिन इसमें प्रे उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें उप उपसर्ग है। अलग अलग उपसर्ग जुड़ने से एक ही शब्द में उसके अर्थ भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसलिए अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। ये नए अर्थ की सृष्टि करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं जिसका एक अपना अलग अर्थ होता है। आगे देखो, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित कितने भागों में कर रहे हैं, 3 भागों में। यानी जो हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, इस हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। यानी ये तो हमने केवल एक उपसर्ग समझा हार, बहुत सारे उपसर्ग हैं, लेकिन हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, और एक होता है विदेशी। देखो, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें हम तत्सम कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें किस नाम से बोला जाता है, तद्भव, और एक आगत उपसर्ग जो हमारे नहीं है, जो हमारे अपने नहीं है, बिल्कुल विशेष प्रकार से आए हैं, यानी वो अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं, अपने उपसर्ग नहीं है, आगत यानी जो आए हैं। अब आने का कारण क्या है, इन विदेशी उपसर्गों के आने का कारण क्या है, यानी हमारे भारत देश में अनेक वर्षों तक विदेशी जातियों ने यहाँ पर अधिकार किया, विदेशी जातियाँ यहाँ पर निवास की, भारत को गुलाम बना करके रखा, लेकिन वो चले गए। लेकिन जाने के बावजूद भी वो कुछ भाषा के साथ अपनी भाषा के कुछ शब्द हमारे लोगों के पास में छोड़ गए, बोलचाल में जिनका प्रयोग करने लग गए हमारे भारतीय लोग, और वो भारतीय लोग इनका प्रयोग करने के कारण आज उन शब्दों को हम बखूबी अपनाते हैं, हम उनको जिक्र करते हैं, हम उन्हें समझते भी हैं। तो अपने नहीं हैं, बल्कि वो आए हैं दूसरों से। तो आगत उपसर्ग जिसमें देखो अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, उर्दू के भी उपसर्ग हैं, फारसी के हैं, अरबी के हैं, ये पढ़ेंगे हम सब, सारे उपसर्ग हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, उर्दू के कौन से हैं, अरबी फारसी के कौन कौन से उपसर्ग हैं, पुर्तगाली हैं, कुछ शब्द हैं, फ्रांसीसी हैं, कुछ डच के हैं, जर्मन के हैं, विदेशी भाषाओं के बहुत सारे शब्द हैं जिनका आज हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तो देखो, तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं, संस्कृत की कुल उपसर्ग, यानी तत्सम उपसर्ग कौन से हैं, कौन सी भाषा के हैं, संस्कृत की। भाषा कौन सी है, संस्कृत, और संस्कृत से ही हमारी कौन सी भाषा में आ गए हैं, हिंदी में। यानी हमारी मूल भाषा कौन सी है हमारी, संस्कृत, और हमारी सबसे पहली भाषा, मूल भाषा, जिस भाषा से हिंदी भाषा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, इस मूल भाषा से क्या हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म। तो ये जो मूल भाषा हमारी जो संस्कृत थी, ये संस्कृत भाषा में हमने शोधन किए, इसको सरल बनाया, और हमारी हिंदी भाषा प्रयुक्त हो गई। आज हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
तो ये जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी जननी कौन सी है? हमारी भाषा संस्कृत। तो संस्कृत के कुछ शब्द आज भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, आज भी उन्हें बोला जाता है। अब वो कौन कौन से उपसर्ग हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तो संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्गों का प्रयोग करते हैं हमारी हिंदी भाषा में? 22। निर, निश, दुर और दुस, ये 4 उपसर्ग हैं, जिसमें निर्निश का एक ही अर्थ है, दुर और दुस का एक ही अर्थ है, इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं है। अतः संस्कृत भाषा में 20 उपसर्ग हैं, उन तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। लेकिन हम पढ़ेंगे 22 की 22 जो हमारे उपसर्ग हैं वो जो संस्कृत भाषा के हैं, संस्कृत भाषा से जिन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत भाषा से जिन्हें हिंदी भाषा में अपनाया गया है, ऐसे हम 22 उपसर्गों का हम एक एक कर करके अध्ययन करेंगे। संस्कृत उपसर्गों का, उसके बाद में हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग। ठीक है, इस प्रकार से हम क्रम बाय क्रम सभी उपसर्गों का अध्ययन करेंगे और फिर आगे वाला उपसर्ग होने के बाद में हम आगे जो अपना टॉपिक होगा प्रत्यय वो पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।